प्रदेश के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। योगी सरकार ने 2025 और 26 पेराई सत्र के लिए गन्ने के मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की ऐतिहासिक वृद्धि की है। इस निर्णय के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों से संवाद किया है, जहां किसानों ने अपनी खुशी और आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि योगी जी के कारण उन्हें एक महीने में 2 बार दीपावली मनाने का अवसर मिला है। किसानों ने मोबाइल पर पर्ची मिलने और इसके साथ ही सहफसली खेती से आय बढ़ने और ऋण माफी जैसे अन्य लाभों का भी उल्लेख किया है, जो मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में संभव हुआ है। ये हमारा सौभाग्य है कि पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का अन्नदाता किसान खुशहाली की एक नई राह चला है। किसान भी किसी सरकार के एजेंडे का हिस्सा बनता है ईमानदारी से उसको ध्यान में रख करके शासन योजनाएं बनेगी। यह मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रारंभ हो पाया। याद करिए सॉइल हेल्थ कार्ड हम अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराते हैं। आज अन्नदाता किसान को सालाना 6,000 रुपये प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दिया जाता है, जिससे वो अपनी रोजमर्रा की कार्यों के लिए साहूकार पर निर्भर न रहे। देश के अंदर 12 करोड़ किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से हम लोगों ने 2017 में सत्ता में आने के बाद अन्नदाता किसानों के हितों के लिए जो कार्य प्रारंभ किए, उसी श्रृंखला का हिस्सा कल प्रदेश के गन्ना किसानों की जो मांग थी, उसके अनुरूप ही कल का फैसला लिया गया। बहनों और भाइयों, 2017 में सरकार आए थे। पहले दिन उन्होंने घोषणा की थी कि प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों के 1 लाख रुपए तक के कर्ज माफ करेंगे और 86 लाख किसानों के कर्ज माफी के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक हम लोगों ने लागू किया। प्रदेश के अंदर पिछले 8 वर्ष में 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा हमने प्रदान की। 10 पूर्व अनुमान करिए और जो सहायक परियोजना, बाण सागर परियोजना, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, कोई 30 वर्ष से, कोई 40 वर्ष से, कोई 50 वर्ष से लंबी पड़ी हुई थी। सरकार बनते ही प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के साथ इन स्कीमों को जोड़ा गया। केंद्र और राज्य सरकार ने पैसा लगाया, योजनाओं को पूरा किया गया। अन्नदाता किसान को पानी की सुविधा उपलब्ध हुई। निजी नलकूप के किसानों के बिल को माफ करने की कार्रवाई। 16 लाख ऐसे निजी नलकूप थे, हमने वहां माफ करने का कार्य किया। सरकार अपने कोषागार से उपलब्ध करवाता है। प्रदेश के अंदर अन्नदाता किसान खाद्यान्न उत्पन्न करता था। खेती उसकी, मेहनत उसकी, लेकिन उसका लागत को नहीं मिल पाता था, क्योंकि सरकार के द्वारा 17 के पहले क्रय केंद्र स्थापित नहीं होते थे। बिचौलिया पे आपने देखा होगा, चौधरी साहब कह रहे थे कि पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर हम लोगों ने
गन्ना किसानों का अमित कुमार जी, कुंटल नवल भगत जी, 86 प्रशांत मिश्रा जी, प्रकाश अस्थाना जी, हिमांशु सिंह जी जिलाध्यक्ष। पैसा गन्ना किसानों के पास आ रहा है, लेकिन इसमें पहले ट्रांसपेरेंसी को भी ध्यान दिया गया। पिछली सरकारों ने गन्ना की खेती 17 के पहले एक घाटे का सौदा बन चुकी थी। उत्तर प्रदेश वैसे भी मालूम नहीं बना था। अन्नदाता किसानों की उपेक्षा करके, अन्नदाता किसानों को अपमानित करके कोई राज्य देश समृद्ध नहीं हो सकता। और यही चरण सिंह जी ने कहा था। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी साहब यही कहते थे कि देश के विकास का रास्ता गांव खेत और खलिहानों से होकर के जाता है। ये वैसे नहीं कहते थे। इसके पीछे का भाव था कि अन्नदाता किसानों को आप खुशहाल रखेंगे, उनको समृद्ध करेंगे, तो विकास के पथ पर देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और यही कार्य हम लोगों ने इन सभी को मिलाकर के आगे करने का काम किया। गोरखपुर में पहुंचे मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा बैठक की है। ये बैठक सर्किट हाउस से बता दें आपको कि एनएक्सी भवन में आयोजित की गई है और जहां जिले के स्वास्थ्य तंत्र को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। बैठक में डीएम, हेल्थ और सीएमओ सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे हैं। डिप्टी सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट ली है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए। बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि प्रदेश सरकार जो है आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता और साथ ही डॉक्टरों की उपस्थिति और मरीजों को मिल रही सेवाएं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। और इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने ये भी कहा है कि किसी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आम जनता की शिकायतों का त्वरित निस्तारण भी किया जाना चाहिए। बिहार चुनाव के बीच में छठ मैया पर राहुल गांधी के बयान को लेकर राजनीतिक बवाल थम नहीं रहा। अब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने भी राहुल गांधी पर तीखा पलटवार कर दिया है। गोरखपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को सनातन की जानकारी है और न ही आस्था का सम्मान करना आता है। छठ मैया करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है और उस पर टिप्पणी करना किसी भी तरह से उचित नहीं है। बिहार के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। चलिए रुक खबर की ओर। बरेली में एक और आरोपी को राहत की खबर सामने आई। बता दें आपको साजिश को लेकर सकलेनी की गिरफ्तारी पर रोक लगी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बरेली में यहाँ पर जानकारी सामने आई जहाँ पर प्रयागराज हाईकोर्ट ने यहाँ पर रोक लगाई है। इसके बाद फरार चल रहा था आरोपी। जानकारी आपको बता दें बरेली में एक और खबर सामने आई है जहाँ पर बरेली में एक और आरोपी को राहत दी गई है और इसके साथ ही आरोपी को राहत दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने बता दें कि साजिद सकलेनी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। जानकारी के मुताबिक साजिद सकलेनी के खिलाफ बरेली के 12 धारी हिंसा से जुड़ी एफआईआर दर्ज की और के बाद से ही साजिद फरार चल रहा था, जिस पर बरेली पुलिस ने 15,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। अब हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए अगली तारीख गिरफ्तारी पर रोक लगाने का भी आदेश दे दिया है। तो प्रयागराज हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। बरेली से खबर बता रहे हैं जहां पर साजिद सकलेनी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि प्रयागराज हाईकोर्ट ने ये रोक लगा दी है। बरेली में एक और आरोपी को राहत मिलने की खबर सामने आ रही है और एक और आरोपी जो है उसको राहत मिल चुकी है। और इसके साथ ही आपको बताते चले साजिद सकलेनी की गिरफ्तारी जो है उस पर अब रोक लगने की खबर सामने आ रही है।
साजिद तकलेनी की गिरफ्तारी पर रोक लग गई है और हिंसा के बाद फरार चल रहा था। आरोपी जानकारी सामने आई है कि हिंसा होने के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा था। बरेली हिंसा में एक और आरोपी जो था उसको राहत मिल गई है। और इसी पूरी खबर हमारे साथ अमन प्रधान हमारे सहयोगी जुड़े। अमन, जिस तरीके से मामला सामने आ रहा है कि आरोपी को भी राहत मिल रही है, क्या अपडेट सामने आई है? और बात जाए 26 सितंबर 2000 को बड़ी हिंसा हुई और कहीं मोहम्मद पूरा मामला था को लेकर एक समूह द्वारा एक न्यूज निकाला गया था। उसके बाद पता हुआ तो कहीं ना कहीं हिंसा में मुकदमा दर्ज के बाद दो भाई थे उनको आज रिहाई कोर्ट की तरफ से जमानत दी और कोर्ट अपनी दलील स्पष्ट कहा है 7 साल से कम जो धाराएं इनमें किया था जिसकी वजह से उन दोनों भाइयों को जेल प्रावधान 7 साल कम जो धाराएं इस वजह से उनको ये जेल है वो दी गई है और कहीं ना कहीं जेल का प्रावधान नहीं होता है तो ऐसी धाराओं में जो जेल होती है उसको इजीली करके उसको जेल दे जाता है। तो कहीं ना कहीं आरोपी नदीम और बबलू खान इन दोनों भाई पर आरोप थे कि पूरी घटनाक्रम को उन्होंने रचा और बाद पूरी घटना का अंजाम दिया। हालांकि अगर बात जाए तो ऊपर आईपीसी की धारा 121, 115, 191, 190, 221, 232, 191, 203 और 299 तमाम धाराएं लगी स्पष्ट रूप से मानी जाती हैं। सभी धाराओं में 7 साल से कम की जो जेल का प्रावधान है वो है जैसे उनकी जो जो जेल है उसको स्वीकार किया गया है। और हालांकि तरीके से बात तो ये जो हाईकोर्ट को जो बेंच है उन्होंने जो सिद्धार्थ वर्मा और जो नारायण जो डबल बेंच है उसमें ये बड़ा दिया है। इसके बाद दोनों ही आरोपों को एक राहत मिली है। जी अमन, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आरोपी को राहत मिल गई है, लेकिन अगर आरोपी के इतिहास की बात की जाए तो पिछला कोई इतिहास आपराधिक मामलों में रहा है अभी तक? देखिए इतिहास को अगर मद्देनजर रखें तो पुलिस द्वारा कोई भी इस तरीके से पुलिस जो कार्रवाई है जिससे कहीं ना कहीं उनका जो आपराधिक इतिहास वो दिखाया जाएगा। लेकिन कोर्ट ने अपनी दलील ये भी कहा है कि भले ही धारा 7 साल से कम हो लेकिन उनकी जब चार्जशीट से पहले कोर्ट में इन धाराओं को फिर को देखना जरूरी है कि उन धाराओं का मुकदमा दिया गया है। लेकिन कहीं न कहीं अगर धाराएं बढ़ी अगर पुलिस द्वारा चार्ज है वो जब दाखिल करी जाए कहीं ना कहीं उसके और स्पष्ट होती है कि क्या कुछ और निकल सामने आती है। आपराधिक दोनों भाइयों का राशिद और नदी दोनों आपराधिक द्वारा नहीं बताया जाएगा उसको। जी अमन, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं अभी कोई आपराधिक मामला जो सामने नहीं आया है, लेकिन फरार चल रहे थे तब से क्या छानबीन कर रही है और समय अब तक लग चुका है? देखिए जिस तरीके से बात है जब पूरी घटनाक्रम हुई थी सितंबर 26 को कहीं ना कहीं बाद 2 महीने का वो बीता है। उसके बाद जब से मुकदमा उसके बाद सभी अपराधी हैं उनकी धरपकड़ लगातार पुलिस द्वारा हर जगह दबी जा रही होती है और कहीं ना कहीं अपने गिरोह को किया था पुलिस ने। और अभी तरीके से अपनी जो छानबीन है वो करेगी। कहीं ना कहीं पुलिस द्वारा ये कहा गया है कि छानबीन है जो चार्जशीट में जितनी स्पष्ट होती है उससे कहीं ना कहीं पूरी स्पष्टता नहीं आई। लेकिन बार जो इलाहाबाद बैंक से उसने फैसले में इसका आया है कि जितनी भी चीजें हैं उनको पुलिस साफ तौर पर करे और कहीं ना कहीं जो याचिका है वो नहीं होते हैं सारी जो धारा है उसमें पूरी घटना को देखा जाता है। जी अमन, मामले में अगर देखें तो क्या कोई और भी आरोपी इसमें शामिल बताया जा रहा है?
देखिए पुलिस द्वारा कई लोगों को आरोपी बनाया गया है। कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि मुकदमा पंजीकृत से लेकर जब तक वो पूरे मुकदमे का ट्रायल करता है उसके बाद फिर जब गुनाह साबित होते हैं तो उसमें आरोपी सामने आते हैं। कहीं लंबी कोशिश है वो पुलिस और जिस तरीके से हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। चलिए रुकते अगली खबर की ओर। आगामी चुनाव के मद्देनजर 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के दूसरे चरण की तैयारियों को लेकर इटावा में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसको लेकर जिला मजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारी सुभान कुमार शुक्ला ने बताया है कि बैठक में संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई है और आवश्यक स्पष्टीकरण भी प्रदान किए गए हैं। डीएम शुक्ला ने कहा है कि एक बैठक हुई जिसमें चर्चा हुई और स्पष्टीकरण किए गए। इस बारे में कोई आपत्ति नहीं और चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों से सभी को अवगत करा दिया गया है। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया है कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा और सभी अधिकारियों को चुनाव संबंधित तैयारियों में पूरी सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं। हमारे जो 3 विधानसभाएं हैं तो तीनों विधानसभा की मतदाता सूची है तो उसका एक प्रगाढ़ जो है विशेष प्रगाढ़ परीक्षण ये भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ये कार्य प्रारंभ हो गया है और जिसके कड़ी के रूप में आज हमारे जनपद के जितने भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के जिला और महामंत्री गणतंत्र के साथ आज बैठ के उनसे इस पर जो है विमर्श हुआ है, उनको इसके बारे में बताया गया है, प्रस्तुतिकरण किया गया है और उनसे अनुरोध किया गया है कि अपने मोबाइल एजेंट के माध्यम से पूरे अभियान में वे भी अपना सहयोग प्रदान करें। इसमें कोई किसी का जो है आपत्ति नहीं है। हमने जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश आए थे उससे सभी लोगों को परिचित कराया और इसमें हम क्या करेंगे इसके बारे में विस्तार से समझाया गया है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक एक एन्यूमरेशन का कार्य होगा। एन्यूमरेशन से तात्पर्य है कि जो वर्तमान हमारी मतदाता सूची है जितने भी उसमें मतदातागण है तो सबका एक जो है एन्यूमरेशन फॉर्म होता है या गणना पत्र कहते हैं वो छपेगा उसी कंप्यूटर से मिलेगा। हर मतदाता को हम ले जाके देंगे उसको और उससे फिर कुछ उससे संबंधित सूचनाएं हैं जो पहले से छपी रहेंगी और कुछ सूचनाएं वो अपना भरेगा और भर के फिर हमें देगा और उसके आधार पर हम इसमें ड्राफ्ट रोल का पब्लिकेशन करेंगे और ये जो ड्राफ्ट रोल ये 9 दिसंबर को पब्लिश होगा। तो सबको घर जाके ये लोग सबको जो है छपाया एक जो है फॉर्म आएगा आंशिक छपा रहेगा सभी मतदाताओं को देना है और फिर सभी मतदाताओं से हमें वो एन्यूमरेशन फॉर्म से कलेक्ट करना उसके बेसिस पे हम एक ड्राफ्ट रोल तैयार करेंगे। ड्राफ्ट रोल पे फिर दावे आप आएंगे उसका निर्णय करके फिर फाइनली मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। तो ये प्रक्रिया है, टाइम प्रक्रिया है, समय के बारे में लोगों को यहाँ बताया गया है और जन सामान्य को भी अपने बीएलओ को माध्यम से ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि ये एसआईआर इस क्रिया है क्या। एसआईआर का बेसिकली जो एग्जिस्टिंग मतदाता है हमारे तो इनको हम गणना पत्र के माध्यम से कुछ सूचनाएं लेके और उसके आधार पर इनके इंक्लूजन का या जो एक्सक्लूजन का कार्य होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने ये स्पष्ट किया है कि जो भी एलिजिबल लोग हैं जितने भी एलिजिबल लोग हैं सभी लोग मतदाता सूची में आए। खबर लखनऊ से है, जहां प्रदेश में कानून व्यवस्था के प्रमुख आईजी एलआर कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती कल मनाई जाएगी। इस अवसर पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आईजी ने कहा है कि यह कार्यक्रम भारत सरकार और प्रदेश सरकार के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है और प्रदेश के सभी कमिश्नरेट और इसके साथ ही थानों की पुलिस तैनात रहेगी और पुलिस विभाग की अधिकारी और कर्मचारी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में एनसीसी और स्काउट के छात्र, स्पोर्ट्स के खिलाड़ी, महाविद्यालय और विद्यालय के छात्र छात्राएं शामिल होंगे। ये कार्यक्रम सुबह आयोजित किया जाएगा और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आईजी ने जनता से अपील की है कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सहयोग करें और निर्देशों का भी पालन करें। लौह पुरुष
सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को हमारे देश की एकता, अखंडता एवं सुरक्षा को संरक्षित और मजबूत करने के प्रति देश में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, ताकि राष्ट्रीय एकता का संदेश व्यापक रूप से प्रसारित हो। इस अवसर पर जनपदीय पुलिस को उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय स्तर से दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। कार्यक्रम के दृष्टिगत प्रदेश में सभी कमिश्नरेट जनपदों के मुख्यालय एवं उनके थानों पर रन फॉर यूनिटी रेस का कार्यक्रम आयोजन किए जाने का निर्णय लिया गया है। कार्यक्रम थाने के प्रमुख चौराहे तथा लैंडमार्क्स से प्रारंभ होगी। रेस की अवधि प्रातः 7 बजे से 10 बजे के मध्य 30 मिनट का होगा। रेस की लंबाई 1 से 1.5 किलोमीटर होगी। जनपद स्तर पर परीक्षण प्राप्त करे रिक्रूट आरक्षी इस कार्यक्रम में मुख्यालय और थाने स्तर पर प्रतिभाग करेंगे। कार्यक्रम में खेल विभाग, विद्यालय, महाविद्यालय, एनसीसी, स्काउट्स आदि छात्राओं तथा अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। कार्यक्रम में जनपद कमिश्नरेट में सम्मानित व्यक्तियों, समाज सेवियों एवं प्रमुख स्पोर्ट्समैन के भी आमंत्रित किया जाएगा। प्रतियोगिता द्वारा तिरंगा ध्वज का भी प्रयोग किया जाएगा, ताकि कार्यक्रम का मोटिव राष्ट्रीय एकता एवं सौहार्द के प्रतीक बने। रन फॉर यूनिटी रेस में पिछले हिस्से में विद्यालय एवं महाविद्यालय के छात्र छात्रों तिरंगा ध्वज लहराते हुए शामिल होंगे। कार्यक्रम स्थल के आसपास मेडिकल टीम्स, एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी किसी भी कंटीजेंसी को संभालने के लिए। प्रतियोगी पार्टिसिपेंट्स के लिए जल और हल्का रिफ्रेशमेंट्स का भी व्यवस्था भी होगा। रेस पर यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था की पुलिस कर्मियों का रामपुर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस ने लुटेरी दुल्हन शिवन्या को उसके साथी नितिन उर्फ अनिकेत के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों पर ही शादी के नाम पर ठगी करने का आरोप है। घटना पटवाई थाना क्षेत्र की है। 28 अक्टूबर को इसी क्षेत्र के एक युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके परिवार ने शादी की रस्मों के तहत ही एक युवती से गोद भराई की रस्म अदा की थी। इस दौरान ही युवती और उसके परिजनों ने कई खर्चों के नाम पर 1,77,000 रुपए ठग लिए। शिकायत के आधार पर पुलिस ने युवती सहित 3 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज किया था, लेकिन आरोपी लंबे समय से गिरफ्तारी से बचते रहे। कई महीने की तलाश के बाद ही एसएचओ पुष्कर सिंह के नेतृत्व में ही पुलिस टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए युवती और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार दोनों आरोपी जनपद संभल के रहने वाले भी बताए जा रहे हैं। पटवई में एक व्यक्ति ने मुकदमा लिखाया था कि उनके भाई विकास की शादी के नाम को लेकर के एक युवक ने उनसे संपर्क किया और लड़की दिखाने के बाद गरीब बता करके उससे शादी के नाम पे पैसे लिए और शादी से ठीक एक दिन पहले ये बताया कि लड़की भाग गई। बाद में जब उन लोगों ने पड़ताल की तो पता चला उसके ठगी का शिकार हुआ है। उस संबंध में उन्होंने तहरीर दी, इसमें अभियोग पंजीकृत करा करके कार्रवाई की। उसमें वो युवती और उसका भाई जो इस अपराध में शामिल थे उनको पकड़ा गया और जेल भेजा गया। सर, क्या रामपुर में ही इन्होंने घटना अंजाम दिया या और जिलों में? इनके द्वारा एक मुरादाबाद में भी इसी प्रकार की घटना अंजाम दी गई थी, जिसमें मुरादाबाद में थाना सिविल लाइंस में इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत है। रामपुर पटवाई पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एक लुटेरी दुल्हन जो काफी समय से अन्य जिलों में भी इस घटना को अंजाम दे रही थी, आज रामपुर पुलिस के हाथ चढ़ गई। बताते चले, शादी से एक दिन पूर्व लुटेरी दुल्हन 1,77,000 रुपए लेकर फरार हो गई थी और पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। पुलिस ने जब इन दोनों को पकड़ा तो उसका सहयोगी जो उनका भाई है लुटेरी दुल्हन का, वो भी पकड़ा गया है। आज रामपुर में उन्होंने इसका खुलासा किया। कहीं ना कहीं देखा जाए इस तरह की घटनाओं को पहले भी अंजाम दे चुके हैं। अनुराग सिंह अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस तरीके की घटनाओं को जितने भी जिलों में अंजाम दिया गया है उनसे जानकारी हासिल करी जा रही है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।